गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री में क्या क्या कर लिए हैं टॉपिक्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसका एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद हम लोग एजोट्रॉपिक किए हैं। एजोट्रॉपिक या जिसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर बोलते वो किए हैं, उसका टाइप्स वो भी डिटेल में विथ एग्जाम्पल किए हैं। आज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम। वैसे सेकेंड चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम देके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर का टॉपिक सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल, एजोट्रॉपिक जो लास्ट किए, और फिर आज जो करे कॉलिगेटिव। सो 3 मार्क्स के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये टॉपिक जो अभी स्टार्ट करने वाले से कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो व्हाट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कितने टाइप्स के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे आ सकता है। क्यों आ सकता है? इसका रीज़न है ये चारों टाइप्स जो है ये खुद में लॉन्ग क्वेश्चन वाला बात है, क्योंकि चारों का थ्योरी, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर फार्मूला स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग को डिराइव करना है डिटेल में, वो सब होते होते ये खुद लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आने का है तो ये आ सकता है कि व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड देयर आर टाइप्स ऑफ, या कितना, या टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसको पूरा को हम लोग को क्या इसको लिखना है, क्योंकि ये पूरा चारों अपने आप में डिटेल में है। पूरा उसका एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला का स्टेप बाय स्टेप कैसे डिराइव करे, उसका डेरिवेशन सब लॉन्ग में है। और अगर शॉर्ट में आ रहा है तो इसका क्या है, मेन को हमको लिख देना है, ठीक है। फार्मूला और उसका क्या डिराइव हो रहा है तो मेन हम लोग लिख के कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और एक बात, ये सब 4 टाइप का जो कॉलिगेटिव है इसका इस पे ये फार्मूला वाला बेस है, फार्मूला बेसिस है, मतलब फार्मूला इसमें हम लोग को डिराइव करना है। सो ये इससे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है ये, फार्मूला इसमें हम लोग को डिराइव करना रहता है। सो इससे न्यूमेरिकल आते हैं। सो बढ़िया से हमको देखना है डिटेल में अच्छा से, क्योंकि न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी वाला बात हो गया। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का जो सिर्फ सॉल्यूट का नंबर पे डिपेंड करे। बट कौन सा सॉल्यूशन? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो सिर्फ सॉल्यूट का नंबर पे डिपेंड करे। नंबर को हम लोग कंसंट्रेशन बोल सकते हैं या मोल। नंबर मतलब क्या? नंबर तो मोल पे डिपेंड करे, मोल ही नंबर हुआ। तो हम लोग या तो कंसंट्रेशन लिखो या मोलर कंसंट्रेशन लिखो या मोल बोलो, एक ही बात है। सो सॉल्यूट का नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन सॉल्यूट का नेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेचर मतलब जैसे मान लो हम लोग 1 मोल का सल्फ्यूरिक एसिड लिए और 1 मोल का हम लोग शुगर लिए, ठीक है, या 1 मोल का हम लोग यूरिया लिए, तो दोनों तो अलग अलग नेचर है, लेकिन है दोनों एक ही मोल, तो नंबर तो सेम है, मोल तो दोनों का सेम है। सो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। सो स्टेट नेचर स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस पर डिपेंड नहीं करता ये प्रॉपर्टी। ये डिपेंड किस पे करता है? तो नंबर, सॉल्यूट का नंबर। सॉल्यूट का नंबर का मतलब सॉल्यूट का कितना मोल है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, अमाउंट कितना है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो समझने वाली बात है। अब एग्जाम में तो लिखना भी है तो हम लोग डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 2 डेफिनेशन दिए, दोनों में जो बढ़िया है, दोनों एक ही है, फिर भी दोनों में जो बढ़िया लगे उसको लिख देना है। द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, नंबर पे मोल पे, सॉल्यूट का मोल पे अमाउंट, इररेस्पेक्टिव मतलब उसकी रिस्पेक्ट में नहीं, किसका? देयर नेचुरल रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं नेचर, मतलब कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है सॉल्यूट जो है, तो सॉल्यूट का नेचर पे नहीं, सॉल्यूट का नंबर मोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या एक और डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये याद रहे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट या आइडियल सॉल्यूशन में ही होगा। आइडियल थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़े, PV = nRT वाला बात है, तो वैसा सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है। क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखना। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कहाँ, या बोल सकते हो और द मोलर कंसंट्रेशन, या सिर्फ कंसंट्रेशन या मोल ऑफ द सॉल्यूट, कहाँ? इन द सॉल्यूशन। इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा में ख़त्म करना है। तो ये हुआ डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब देखते हैं कॉलिगेटिव को प्रूफ कैसे करें हम लोग, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूट का नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे नहीं, ठीक है। तो ये 4 टाइप का है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप का होता है, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो प्रूफ होता है। और जैसा बोले हैं कि ये चारों जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं क्योंकि ये फार्मूला को प्रूफ कर रहा है।
सो इसको अब हम लोग वन बाय वन इस डिटेल में देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। अब फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। रिलेटिव शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन पूरा लिखना जब नोट्स बनाओगे। फर्स्ट नंबर क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको देखते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये क्लियर करेंगे, ये बात हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है उसमें भले ही प्योर सॉल्वेंट हो, प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर, प्योर वाटर, लेकिन उसमें जब हम लोग सॉल्यूट देंगे वो नॉन वोलाटाइल देंगे। नॉन वोलाटाइल क्या होता है? पहले भी क्लियर किए हैं आइडियल इसमें रॉल्स लॉ में। नॉन वोलाटाइल वैसा कंपाउंड होता है, वैसा सॉल्यूट होता है जो खुद को इवापोरेट करना नहीं चाहेगा। आई मीन खुद को नेक्स्ट स्टेज वेपर में बदलना नहीं चाहेगा, और वो सेटल डाउन हो जाएगा। आई मीन सोल्यूशन में नहीं चेंज होगा तो वो वैसे ही रह जाएगा। और वोलाटाइल क्या होता है? जो अपना स्टेट को चेंज करके नेक्स्ट स्टेज वेपर में कन्वर्ट हो जाए और फिर रिटर्न बैक नहीं आ जाए। बट नॉन वोलाटाइल होता है जो अपना आपको जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, इवापोरेट नहीं होना चाहेगा, नेक्स्ट स्टेज वेपर में नहीं बदलना चाहेगा। तो अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग सोल्यूशन में डाल देते हैं, भले ही सॉल्वेंट प्योर हो उससे कोई मतलब नहीं, प्योर वाटर उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम या ज़्यादा? कम। क्यों? क्योंकि ये है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल जो वेपर में बदलना नहीं चाहेगा, इवापोरेट नहीं होगा, वेपर में बदलना नहीं चाहेगा, तो वेपर का जो प्रेशर है वो और कम ही ना हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद ही वो स्टेज में नहीं जाना चाह रहा। तो वो तो वेपर जो है, वेपर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर दैट इज वेपर का प्रेशर, वो क्या है? कम हो जाएगा। कम तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि ये तो नेक्स्ट स्टेज में जा ही रहा, तो ये प्रेशर को कम कर देगा। किसका प्रेशर? वेपर का प्रेशर। सो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर कोई सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? सो व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ये बात तो क्लियर है। तो उसके बाद द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखे इसको बढ़िया से लिखना, वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? जब प्योर सॉल्वेंट दैट इज अ प्योर वाटर मान सकते हैं, उसके कंपेयर में वेपर प्रेशर जो सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल जो है सॉल्यूट, उसका कम हो जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। किसी के कंपेयर में। तो किसके कंपेयर में? किसके रिस्पेक्ट में? तो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम हो जाए, लोअर हो जाए, कम हो जाए। क्या? वेपर प्रेशर। किसका? वेपर प्रेशर किसका कम हो जाए? तो सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का। ठीक है, किसके चलते? तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के चलते। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब हम लोग इसका फॉर्मूला जो है उसको हम लोग डिटेल में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा वो देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, क्या है रॉल्स लॉ? हम लोग रॉल्स लॉ जब पढ़ रहे थे तो हम लोग रॉल्स लॉ में कि देखे थे क्या होता है, अगर ए कोई सब्सटेंस का लेंगे तो क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, और ए का मतलब कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी हो उसका वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। मान लो 1 2 के टर्म में ले रहे हैं तो P1 क्या हो जाएगा? एक्स1 P नॉट 1, मतलब कोई एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी ले रहे हैं तो P1 के फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब क्या होगा जब रिडक्शन करेंगे, ये बात तो क्लियर है कि वेपर प्रेशर रिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो हम लोग लेकर बैठे हुए हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब जो अपना आप को इवापोरेट नहीं करे, नेक्स्ट स्टेज वेपर में नहीं आना चाहे, जैसा वैसा ही रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो ये तो प्रेशर वेपर का प्रेशर को कम कर देगा। तो क्या होगा? सॉल्वेंट जो है प्योर सॉल्वेंट वाटर, प्योर वाटर समझ सकते हैं एग्जांपल के लिए। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, रिडक्ट मतलब कम हो जाएगा। किसके चलते? तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिए हुए हैं तो उसके चलते। तो होगा क्या? तो डेल्टा P1 चेंज क्या होगा? P1 मतलब कि वेपर प्रेशर का डेल्टा का मीन्स चेंज क्या होगा? P01 माइनस P1, P01 प्योर सॉल्वेंट का माइनस P1 वेपर प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का जिसका हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट से माइनस करना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। ठीक है, क्या? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का क्या? वेपर प्रेशर को। तो फिर से बोलो, डेल्टा P क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का क्या हो जाएगा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है उसका वेपर प्रेशर। अब P01 को तो भाई वैसे ही लिखे। अब P1 के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ना, अभी जो है ना रॉल्स लॉ x1 P01 वो लिख सकते हैं आराम से। तो ये हो गया x1 P01। अब इसमें देखते हैं डेल्टा P1 तो वैसे ही रह गया। अब देखते हैं P01 दोनों तरफ है, कॉमन ले लो तो P01 इंटू हो गया ना। अब इधर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है माइनस x1। क्लियर है? अब यहाँ पे ये ले लिए। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या होगा? P01 दोनों में कॉमन लिए, क्रॉस हुआ,
कुछ नहीं मतलब 1 माइनस x1। अब हम लोग जान रहे हैं x2 क्या होता है 1 माइनस x1, क्यों? क्योंकि हम लोग रॉल्स लॉ में भी ये बात देख चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को सॉल्यूट या बी को सॉल्यूट जो भी बोलेंगे, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ये तो फिक्स है, रॉल्स लॉ में हम लोग जान चुके हैं। तो अगर x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो x2 अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 1 और ये। सो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब हम लोग ये तो बात जान रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है, आई मीन प्योर सॉल्वेंट जिसको हम लोग प्योर वाटर बोल सकते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिडक्ट आई मीन कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है? तो नॉन वोलाटाइल जो अपना वो खुद को, ये सॉल्यूट वैसा सॉल्यूट होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो खुद को इवापोरेट नहीं करता है, आई मीन नेक्स्ट स्टेज आई मीन वेपर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहना चाहता है सोल्यूशन के अंदर। सो क्या होगा? प्रेशर जो होगा वेपर का उसको ज़्यादा करने के बाद और कम करने लगेगा। तो कम करने से क्या होगा? सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम होने लगेगा सॉल्यूट के चलते। कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो कि उस सोल्यूशन में है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा P1, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P01 माइनस P1। यहाँ पे P0 क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और P1 क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। P01 इक्वल टू P1 हम लोग रॉल्स लॉ से फाइंड आउट किए थे ना, x1 P01, इसको यहाँ पुट करना है x1 P01। अब क्या होगा? डेल्टा P1 इक्वल टू P01 दोनों तरफ, दोनों में कॉमन लो, इंटू 1 माइनस P01, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 बचा, 1 माइनस, ये माइनस का साइन माइनस, और ये x1 बचा। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग जान रहे हैं x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। ठीक है, रॉल्स लॉ में हम लोग ये भी बात क्लियर कर चुके हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन ए यहाँ पे सॉल्यूट मान लेते हैं, बी सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू 1 होता है, फिक्स है। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 ऑलवेज, हमेशा रहता है। तो अगर हम 1-2 के फॉर्म में लें, क्योंकि 1-2 का ही फॉर्म में स्टार्टिंग से 1-2 ऐसे ही लिया है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अगर x2 निकालना है तो 1 तो रह गया, x1 इधर है, इधर गया तो माइनस x1, सो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। अब इसको हम लोग पुट करना है, देखो कैसे क्या कर रहे हैं। डेल्टा P1 इक्वल टू 1 माइनस x1 की जगह सीधा x2 पुट कर सकते हैं, कैसे बात अभी बताएं, और P01 भाई वैसे ही रह गया। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x2 अगर अलग करते हैं तो P01 तो x2 के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो बाय में हो जाएगा नीचे, सो डेल्टा P1 बाय P01 और इक्वल टू x2। अब क्या है, डेल्टा P1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्यों? क्योंकि डेल्टा P1 अभी लिखे थे ना P01 माइनस P1, तो डेल्टा P1 की जगह पे P01 माइनस P1 बाय P01 वैसे ही रह गया। अब एक और बात, हम ये बोले हैं कि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो अभी जैसे देखिए कि एक पेज ऐसा हो गया, तो ये सेकेंड थर्ड फोर्थ भी एक पेज ऐसे ही है, तब तो ये बहुत हो जाएगा। सो एग्ज़ाम में थ्योरी में यहाँ तक इसको बॉक्स में कर देंगे, बॉक्स मतलब हाईलाइटेड रहेगा फॉर्मूला, बॉक्स में करके यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं फर्स्ट नंबर को। लेकिन चूँकि हम पहले ही बताएं कि इससे न्यूमेरिकल ये चारों जो है ये है क्या, तो ये प्रूव करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। ये 4 टाइप का प्रॉपर्टीज़ है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन परिभाषा है, आई मीन नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको ये प्रूव करता है कि हाँ भाई चारों में प्रूव यही होता है कि सॉल्यूट का नंबर पे डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि उसका स्टेट, आई मीन वो क्या स्टेट में है। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आई मीन नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये चारों जो पॉइंट है ये वही डिपेंड कर मतलब प्रूव कर रहा क्या, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का परिभाषा, आई मीन डेफिनेशन को। ठीक है, तो ये हम पहले ही बोले कि ये न्यूमेरिकल में भी आता है, तो न्यूमेरिकल में आता है तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल में x मतलब मोल फ्रैक्शन का टर्म में ना दे, गिवन रहेगा नंबर ऑफ मोल के टर्म में, इसीलिए न्यूमेरिकल भी आता है। इसीलिए ये जब तक ब्रेक होगा, ये पॉइंट डाटा जहाँ तक ब्रेक होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे, जहाँ तब तक ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते रहेंगे, जहाँ तक लगेगा कि अब ये डाटा और ब्रेक नहीं हो सकता है। सो लास्ट फॉर्मूला वहाँ पे वही कर देंगे। सो अगर ये थ्योरी का नोट्स में आ रहा है तो यहाँ तक लिख के ख़त्म कर सकते हैं, बट अगर ये जान रहे कि न्यूमेरिकल में भी इस सबसे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, सो हम लोग को तो टोटल जानना होगा, क्योंकि क्या पता यहाँ तक हम लोग पढ़ के ख़त्म कर दिए, आगे फर्स्ट नंबर नहीं पढ़ेंगे, सेकंड स्टार्ट कर देंगे, और ये मोल फ्रैक्शन ना दे कि एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ मोल दे दे या मास या मोरल मास के फॉर्म में दे दे, तब तो समझेंगे कि अरे ये कहाँ से आया। सो हम लोग न्यूमेरिकल को लेकर भी चल रहे हैं, सो पूरा हम लोग जहाँ तक ब्रेक होगा वहाँ तक डाटा को ब्रेक करेंगे, वहाँ तक फॉर्मूला जाएंगे। सो 2 या 3 फॉर्मूला होगा। और थ्योरी का अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, तो ये सब खुद ही लॉन्ग वाला बात है कि 1 पेज 1.5 पेज। सो अगर थ्योरी में लिख रहे हैं तो यहाँ तक लिख के ख़त्म कर सकते हैं, बट पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं। तो अब आगे जाते हैं। और एक बात देखो, प्रूफ कैसे हो गया, तो इससे क्या प्रूव हो रहा कि मोल फ्रैक्शन का नंबर इंक्रीज़ होगा। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा?
तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल हो गया सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल। तो इससे क्या प्रूव होता है, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। और अगर मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एंड वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो इक्वल है ना, इसीलिए सो मोल फ्रैक्शन तो ये होता है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल वाला बात हो गया, तो हमारा डेफिनेशन प्रूव हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, ये वैसा प्रॉपर्टी है सोल्यूशन का जो नंबर आई मीन मोल जो होता है सॉल्यूट का उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, अमाउंट पे, ना कि नंबर ऑफ मोल आई मीन मोल पे आई मीन नंबर पे, सॉल्यूट का जो नंबर होता है आई मीन सॉल्यूट का जो मोल होता है या कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं उस पर डिपेंड करता है, आई मीन अमाउंट पे, ना कि उसका नेचर या स्टेट पे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो क्लियर कर दिया इसका डेफिनेशन को, आई मीन कॉलिगेटिव का डेफिनेशन को, है ना, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आई मीन नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट का भी ज़्यादा, ये कम, ये वाला बात भी कम। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर किया। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये चारों जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर ये। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि और ब्रेक होगा। द एक्सप्रेशन, अभी ना ये जो वर्ड्स में हम बोलेंगे ये जो लिखा हुआ है इसी को वर्ड्स में दे दिया। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज मेंशन अर्लियर इज कॉल्ड, ये RLVP क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, द नॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। द अबव इक्वेशन जो है कैन बी रिटन एज, अब हम इसको नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि डेल्टा P1 बाई P01 यही से आया था ना, x2 अलग किया तो डेल्टा P1 x2 के साथ P01 है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, और डेल्टा P1 जो है वो ये था P01 माइनस P1 जो पुट के, तो अब ये इसी का तो नेक्स्ट स्टेप ये है, तो इसको ना देख के अब हम लोग इसको देखेंगे, और ये तो है ही, तो P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू नंबर ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सो x2 है तो हम लोग n2 ही लेंगे, तो अच्छा हाँ, मोल को हम लोग n से स्मॉल n से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N, मास को स्मॉल m या W भी बोल सकते हैं, मोलर मास को कैपिटल M, ओके। सो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी हो जाएगा n2 बाई n1 प्लस n2, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज हो गया ना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे x1 रहता तो ये n1 हो जाता, नीचे तो भाई से एज इट इज़ जैसा वैसा ही रहता है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सो x1 रहता तो ये n1 होता है, x2 है सो n2, ठीक है, ध्यान रहे, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, जो कि प्रेजेंट है सोल्यूशन में। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, पहले ही बोले थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा सोल्यूशन में होगा, तो इट इज़ पॉसिबल ओनली इन डाइल्यूट सोल्यूशन। सो डाइल्यूट सोल्यूशन है तो यहाँ पे n2 का जो वैल्यू होगा वो बहुत ही लेस देन होगा n1 से, ठीक है, तो इसको हम लोग चलो n2 को नेगलेक्ट ही कर देंगे, तो होगा क्या, P0 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू n2 तो है, और यहाँ पे n1 प्लस n2, चूँकि n2 बहुत कम है n1 से, है ना, n1 ग्रेटर देन n2, तो n1 ही रहेगा, n2 को नेगलेक्ट करो, हटा दो। अब क्या है, P0, अब और भी ये ब्रेक होगा, तो एक स्टेप और ब्रेक होगा, एक स्टेप और बढ़ेगा क्योंकि ये ब्रेक और होगा। सो P01 माइनस P1 बाई P01, अब यहाँ पे मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, मास को W से भी लिखते हैं, स्मॉल m से भी, बाय मोलर मास को कैपिटल M, और मॉलिक्यूल कैपिटल N, मोल स्मॉल m। तो मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास। अगर हम लोग सॉल्यूट का मोल बोल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर हम सॉल्वेंट का मोल बोल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या है यहाँ पे n2 बाय n1, तो n2 बाय n1 को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है, n2 बाय n1 को ब्रेक करते हैं, तो क्या हो गया, n नंबर ऑफ मोल क्या, मास बाय मोलर मास, तो W2 है तो ये W2 बाय M2 बाय N1 है, मतलब कि मास नंबर ऑफ मोल तो क्या होता है, मास बाय मोलर मास, तो 1 है तो 1 रहेगा, W1 बाय M1, तो W2 बाय M2 इंटू ये टर्म ऊपर गया तो M1 बाय W1, तो क्या हुआ, W2 इंटू M1 बाय M2 इंटू W2, वही है यहाँ पे W2 इंटू M1, W2 इंटू M1, और क्या है यहाँ पे M2 इंटू W1, M2 इंटू W1। अब ये और ब्रेक नहीं होगा, बस, और इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तो नहीं ब्रेक होगा। अब वेट और मोलर मास और ब्रेक हो नहीं सकता है, बस ये लास्ट है क्या, ये W1 एंड W2 आर द मासेस, ठीक है, एंड M1 और M2 क्या है, मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो
पूरा अगर थ्योरी में पूछते हैं पूरा लिखोगे बढ़िया बात है, पूरा लिखने में टाइम नहीं हो रहा है, या क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ सबको भी हमको डिफाइन करना है, मतलब फॉर्मूला कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट नंबर है वैसे सेकंड थर्ड फोर्थ भी स्टेप वाइज फार्मूला को पूरा हम लोग को एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो वो भी ऐसे ही होगा। तो क्या है कि यहाँ तक भी लिख के हम लोग खत्म कर सकते हैं व्हेन इट इज़ इन थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन में अगर ये आता है तो, और ये 3 लाइन इसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है तो वो 3 लाइन लिख के खत्म। लेकिन न्यूमेरिकल में आता है तो देखो क्या पता न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल गिवन रहेगा, वैसा टाइप करेगा तो इसमें नहीं गया, ये फॉर्मूला में गया। या हो सकता है मान लो बोल देगा मोलर मास और मास ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, ऐसा कुछ दिया तो ये वाला फार्मूला है ना। मोलर मास, मास ऑफ द सॉल्यूट ऐसा करके रहे तो ये फार्मूला, या नंबर ऑफ मोल का टर्म में रहे तो ये फार्मूला। और सीधा अगर मोल फ्रैक्शन ही क्वेश्चन में गिवन रहेगा तब तो सीधा ये फार्मूला। तो हम लोग को तो नहीं पता कौन सा न्यूमेरिकल पूछेगा, इसलिए हम लोग जितना तक ब्रेक कर सकता है न्यूमेरिकल ब्रेक करती है, ब्रेक कर सकते थे न्यूमेरिकल ब्रेक कर दिए, क्योंकि ये अब और न्यूमेरिकल अब ये और जो है फॉर्मूला ब्रेक नहीं होगा, वेट और मोल मास और ब्रेक नहीं होता, तो ये लास्ट। अब इसके बाद और हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो 3 टाइप का फॉर्मूला आ गया, एक ये फर्स्ट, एक ये सेकेंड, और एक ये थर्ड, ठीक है। एक ये हो गया थर्ड, एक ये हो गया सेकेंड, और ये एक हो गया फर्स्ट। और ये क्या है, तो ये डेल्टा P1 जो है ना उसी को हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या पता कौन सा गिवन रहेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल वाला बात रहेगा क्वेश्चन के अंदर तो ये फॉर्मूला, मोलर मास या मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट वाला बात होगा तो ये फॉर्मूला, और सीधा मोल फ्रैक्शन वाला बात होगा तो सीधा ये फॉर्मूला। इसलिए हम लोग पूरा जान गए। हाँ, अगर थ्योरी में पूरा याद है, पूरा समझ चुके हो, पूरा लिखने का मन है, टाइम भी है बढ़िया से, तो पूरा ही लिख दो रेस्पेक्टिवली यहाँ तक, और नहीं अगर टाइम है तो यहाँ तक लिख के खत्म कर सकते हैं। बट इन थ्योरी, बट न्यूमेरिकल तो भाई क्या गिवन रहेगा, क्या कैलकुलेट रहेगा, क्या पता इसमें से कुछ कैलकुलेट या इसमें से कुछ कैलकुलेट रहेगा, यही सब गिवन, तब तो ये वाला फॉर्मूला भी जाना जरूरी है। और सिर्फ मोल फ्रैक्शन और ये बाकी ये पता रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, या बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, या नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का प्रेशर, तब ये वाला बात में जाना होगा। सो हम लोग को न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के अकॉर्डिंग देख लिए, ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिवेशन देखेंगे, फिर डिप्रेशन देखेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और फिर बता देते हैं ये 4 क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन परिभाषा को प्रूफ करता है। तो फर्स्ट नंबर तो प्रूफ किया ना कि नंबर ऑफ मोल जो है वो अगर इंक्रीज हुआ तो वेपर प्रेशर सॉल्यूट का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का बढ़ेगा। अगर ये कम है ना नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल वाला ही बात है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल वाला बात है तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल अगर घट जाया है सॉल्वेंट का तो डेफिनेटली प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और यही तो डेफिनेशन था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट का नंबर मोल, मतलब कि मोलर कंसंट्रेशन अमाउंट पे डिपेंड करेगा, नेचर या स्टेट पे नहीं, ठीक है। मतलब नेचर स्टेट मतलब क्या, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यही तो है। तो फर्स्ट क्लियर किया, सेकंड भी डेफिनेशन को परिभाषा को प्रूफ करेगा, थर्ड भी करेगा, लास्ट भी करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में नेक्स्ट क्लास में सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा, क्योंकि सेकंड थर्ड में भी पूरा फॉर्मूला है जैसे फर्स्ट में था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब फॉर्मूला कैसे स्टेप बाय स्टेप डेराइव होगा वो डेरिवेशन पूरा हम लोग क्लियर कट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। और एक बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। बताएं भी एग्जांपल कि मान लो 1 मोल का यूरिया लिए और 1 मोल का हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लिए, तो दोनों का स्टेट मान लो चेंज है, बट दोनों तो एक ही मोल है, तो दोनों जो एक ही मोल है, ठीक है। तो दोनों अगर एक ही मोल है तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि हमारा तो नंबर सेम है, ठीक है। नंबर तो हमारा सेम हो गया ना, उससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो है क्या, तो स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर तो सेम, 1 मोल, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसका देखेंगे।